हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ समिति और समुदाय से प्रश्न को सॉल्व किया था। अब उसके कुछ उदाहरण बचे थे जो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें है कि जो सीमावर्ती समुदाय हैं उनके क्या उदाहरण हैं। तो इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं जिनको हमने यहाँ पे तीनों को ऐड किया है। क्या जाति एक समुदाय है? क्या आधुनिक पड़ोस एक समुदाय है? क्या जेल एक समुदाय है? जिसकी बात करते हैं मैकाइवर पेज। तो क्या जाति एक समुदाय है, इस पे अगर हम बात करें तो कहें कि क्या जाति एक समुदाय है, तो हम भारत में बात करें, भारत में जाति जो है या फिर इसको अन्य देशों में प्रजाति के नाम से भी कह दिया जाता है। तो इनका प्रयोग अगर हम समुदाय के अर्थ में ही कर लिया जाता है, जाति का भी और प्रजाति का भी कर लिया जाता है। लेकिन हम देखें कि जाति या प्रजाति के अंतर्गत मतलब जो सदस्य होते हैं उनके अंदर क्या सामुदायिक भावना पाई जाती है? उनके अंदर क्या सामुदायिक भावना पाई जाती है? तो हाँ, उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। लेकिन सामुदायिक भावना के अलावा समुदाय का और कोई भी तत्व उनमें नहीं पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि समुदाय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है। तो ऐसे जो तत्व समुदाय में पाए जाते हैं ये जाति में या फिर प्रजाति में नहीं पाए जाते हैं। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि जाति जो है वह एक समुदाय नहीं मानी जाएगी। दूसरी से बात करें क्यों? क्योंकि यह एक इनमें अपने में ही संगठन नहीं होते, दूर दराज कुछ कहीं फैले रहेंगे तो कुछ क्षेत्रों में फैले रहेंगे। और ये जाति और प्रजाति में हम कहें कि सामान्य हम कहते हैं ना समुदाय में कि एक सामान्य जीवन होना चाहिए, लेकिन इनमें सामान्य जीवन का अभाव पाया जाता है। और क्यों अभाव पाया जाता है? क्योंकि ये इसमें होता है कि एक ही जाति में कुछ लोग बहुत संपन्न हो सकते हैं और कुछ लोग निर्धन हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक ही जाति के लोग हैं तो क्यों एक बराबर नहीं होते वो? तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि इनमें जो है विभिन्न प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हमको जाति को एक समुदाय मानना बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम इसको समुदाय माने या फिर ना माने। लगभग कहा गया कि जाति, और है भी, सही भी है कि जाति व्यवस्था का विकास स्वतः हुआ है। तो इस व्यवस्था का निर्माण अगर हम देखें किस रूप से हुआ, तो योजनाबद्ध रूप से किया गया है या फिर कैसे किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हम कह सकते हैं कि जाति को हम एक समुदाय नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या आधुनिक पड़ोस एक समुदाय है? अब देखिए कि लगभग अगर हम इसको छोड़ के थोड़ा आदिम समाज की बात करें तो आदिम समाजों में जो पड़ोस होता है उसको समुदाय कहा जा सकता है। उसको समुदाय क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उसका एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र होता है और उनमें निश्चित स्थानीय क्षेत्र होने के साथ ही सामुदायिक भावना भी प्रबल होती है और सामान्य जीवन की विशेषता भी उनमें पाई जाती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो आधुनिक पड़ोस है वह एक समुदाय माना जाएगा। लेकिन यहीं पे एक बात और निकलती है कि आधुनिक और जटिल समाज में जो है पड़ोस को एक समुदाय नहीं माना जा सकता। अब जटिलता के साथ क्यों नहीं माना जा सकता, इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि आधुनिक पड़ोस जो है यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि आधुनिक पड़ोस में सामुदायिक भावना जो है कुछ इस सीमा तक हमको कमी उसमें नज़र आती है कि कहें कि पड़ोसी जो है वह एक दूसरे से परिचित भी है कि नहीं है। कहीं पे होते हैं, कहीं पे नहीं होते। अगर हम शहरों में देखें तो एक पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या होता है, औपचारिक संबंध यहाँ पे प्रधानता दिखलाते हैं। दूसरी बात करें हम आधुनिक पड़ोस की, लोग नियमों की किसी ऐसी व्यवस्था से प्रभावित ही नहीं होते जो उन्हें एकता के बंधन में बांध सके। तीसरी बात करें कि आधुनिक पड़ोस की, तो आधुनिक पड़ोस बहुत निर्धन लोगों को देखकर कैसे इसका अनुमान लगाया जा सकता है एक ही पड़ोस में रहने वाले लोगों की जो है संस्कृति, विचार, ये सारे जो आचरण हैं इनमें अंतर पाया जाता है, तब भी हम उनको समुदाय नहीं कह सकते।
और इनमें कहें कि अगर किसी भी प्रकार से योजनाबद्ध होता है आधुनिक पड़ोस, तो आधुनिक पड़ोस हम कहें कि यदि योजनाबद्ध रूप से बनाई गई कॉलोनियाँ तो बनती ही हैं, कॉलोनियों में है उनका स्वतः विकास जो है वह तत्व समाप्त हो जाता है। तो ये सारे दृष्टिकोण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आधुनिक पड़ोस जो है एक समुदाय हम नहीं कह सकते हैं। स्टार्टिंग में तो कह सकते हैं क्योंकि इनका एक निश्चित क्षेत्र हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको बहुत तरीके से मर्ज करके देखें तो यह भी नहीं लगता है कि यह एक समुदाय माना जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं हम, क्या जेल एक समुदाय है, जिसकी बात कौन करते हैं, मैकाइवर पेज करते हैं। तो कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो जेल यानी दूसरी भाषा में हम कहें कि बंदी गृह को समुदाय नहीं मानते हैं, लेकिन उनके विपरीत या उनके अगेंस्ट जाकर के मैकाइवर पेज ने बंदी गृह यानी जेल को क्या मान लिया है, समुदाय माना है। और क्यों माना है, तो समुदाय को इन्होंने जेल को समुदाय इसलिए मान लिया है क्योंकि बंदी गृह जेल जो होता है वो लगभग उसमें समुदाय की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। अगर हम कहें कि बंदी गृह जो है व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, बहुत बड़ा समूह है, और फिर इसके अलावा इसका एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र भी होता है। और जो बंदी गृह में रहने वाले कैदी हैं सभी, वो एक कहें कि दृढ़ सामुदायिक भावना को, उनमें एक भावना देखने को मिलती है जैसा कार्य कर रहे हैं, और उनका जो जीवन जीना है, जिस तरीके को जीवन जीते हैं, उनमें एक दूसरे में बहुत कुछ समानता नज़र आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक बात यहाँ पे आती है कि बंदी गृह का विकास जो है वह स्वतः नहीं होता, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन समुदाय में कुछ गौड़ विशेषताएं होती हैं, तो वहाँ पे हम देखें कि जैसे हम कहें कि इसके आधार पे अगर हम समुदाय और इसको कंप्रोमाइज़ करना चाहें, तो यहाँ पे कहें कि किसी भी मानव समूह को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैकाइवर पेज के अकॉर्डिंग, मैकाइवर पेज ने जो परिभाषा इसमें रखी है कि ये स्थानीय क्षेत्र होता है, कैदियों की सामुदायिक भावना मैच करती हैं, उनका जीवन लगभग एक दूसरे के समान होता है, तो इनकी बातों से हमें यहाँ पे समुदाय इसको मान लेना पड़ता है और समुदाय इसको माना भी जाता है। इसके अलावा हमने टाइपिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, बस वॉइस आप सुन लीजिए कि इसके अलावा अगर हम देखें हम किस किस को समुदाय कह सकते हैं और किस किस को नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे राजनीतिक दल हुए, विद्यार्थियों का समूह हुआ, या फिर श्रमिक संघ हुआ, क्लब अथवा व्यापारिक संगठन है, इन सब को हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। किसको किसको, राजनीतिक दल, विद्यार्थियों के समूह, श्रमिक संघ, क्लब, व्यापारिक संगठन को हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें समुदाय के लगभग जो होती हैं विशेषताएं, उनका अभाव पाया जाता है, मतलब उनकी विशेषताओं की कमी पाई जाती है। दूसरी तरफ हम देखें किसको कह सकते हैं, जैसे खाना बदोशी झुंड, जो खाना बदोशी जातियाँ होती हैं उनके जो झुंड होते हैं, और इसके साथ साथ शरणार्थियों के जो शिविर होते हैं, और आत्मनिर्भर कबीले या फिर गांव को समुदाय का एक उदाहरण ही माना जा सकता है। इसके साथ साथ हम कहें कि बंगाली, मतलब बनारस में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, नैनीताल में रहने वाले सिख, ये समुदाय के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका जो होता है एक निश्चित भूभाग होता है और सामान्य जीवन ये व्यतीत करते हैं, सामुदायिक भावना से दृढ़ रूप से ये बंधे होते हैं, तो इनको हम समुदाय कह सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। ये तो बस सीमावर्ती समुदाय रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं और नहीं कह सकते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, टॉनीज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का, मतलब कि टॉनीज के अनुसार पड़ोस जो है वो किस किस्म का है, आदिम समूह किस्म का है, समुदाय किस्म का है, गैसेल सॉफ्ट किस्म का है, या फिर सामाजिक समूह किस्म का है, किस किस्म का है ये। तो यहाँ पे टॉनीज के अनुसार पड़ोस जो है वह समुदाय के किस्म का है, 20 राइट आंसर। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो गैसेल सॉफ्ट है और एक गैसेल गैमिन सॉफ्ट है, इसकी बात कौन करते हैं, टॉनीज करते हैं। और ये किस भाषा से अगर हम देखें, जो ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है ये, तो ये किस भाषा का है, तो ये जर्मनी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का है,
यह एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग किस रूप में किया गया, तो समाजशास्त्र में इसका प्रयोग जो है वह समुदाय के अर्थ के रूप में किया गया है। और इसकी अवधारणा जो है वो टॉनीज ने 1887 में अपनी रचना में की हुई थी। गैमिन-सॉफ्ट एंड गैसेल-सॉफ्ट में की थी। टॉनीज के अनुसार समुदाय के अंतर्गत वे सामाजिक संबंध आते हैं जो पारस्परिक विश्वास, स्नेह, सहानुभूति की भावना पर आधारित होते हैं। इसलिए इन्होंने पड़ोस किस किस्म का होता है तो उन्होंने समुदाय किस्म का मान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा समुदाय का आकार। समुदाय का आकार किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक जीवन के निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब कि जो सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं, या फिर समाज कहते हैं, या समुदाय कहते हैं, या फिर समिति कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम इसको क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लें कि अगर इसके साथ ही हम बात करें कि समुदाय किसे कहते हैं, तो समुदाय शब्द का प्रयोग ही ऐसे चीज़ों या ऐसे व्यक्तियों पे किया गया है जहाँ पे बहुत व्यक्ति के एक ऐसे समूह सामाजिक साहचर्य के एक ऐसे रूप के लिए किया गया है जिसके सदस्य जो होते हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें हम कहें कि एकत्व की भावना, मतलब क्या हम की भावना, पारस्परिकता, साझा संस्कृति, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो, उसको हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्था है व्यक्तियों का कोई भी संगठन, नियमों की समग्रता, व्यवहार की स्थापित कार्यप्रणाली, या फिर ये सभी, क्या है? व्यक्तियों का कोई भी संगठन हो सकती है संस्था, या फिर नियमों की समग्रता है, या व्यवहार की स्थापित कार्यप्रणाली, या फिर सभी। देखिए, अगर संस्था को हम देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संस्था को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा पर डे का लैंग्वेज होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि व्यक्तियों की किसी भी संगठन के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, यानी ए हमारा जो है वो सही आंसर है। लेकिन समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था का जो अर्थ है वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे होता है कि संस्था व्यक्तियों का कोई संगठन ना हो करके ना, तो यहाँ पे संगठन तो है ही, संगठन ना होकर कुछ ऐसे नियमों और कार्यप्रणालियों का बोध कराती है जिनसे विभिन्न हम संबंध को स्थापित करते हैं। तो नियमों की समग्रता तो है, बी हमारा सही है और ए भी सही है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि व्यवहार की स्थापित कार्यप्रणाली ये भी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं मतलब नियमों की समग्रता होती है, व्यक्तियों का कोई भी संगठन हो, व्यवहार की स्थापित कार्यप्रणालियाँ हो, ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाती है हम उसको क्या कहते हैं? संस्था, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्था बनती है विचारों से, आदतों से,
जनरीतियों से, प्रथाओं से या फिर सभी से। संस्था किससे बनती है? तो इसमें हम बात करें तो संस्था जो है क्या विचारों से बनती है? सबसे पहले हम देख लें, जो ये हमने सारा डाटा दे दिया है, इसके बाद कौन से समाजशास्त्री करते हैं, तो इसकी बात करते हैं समाजशास्त्री समनर। समनर ने एक परिभाषा लिखा था कि संस्था में एक अवधारणा और एक संरचना, मतलब संस्था में एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, एक संरचना यानी स्ट्रक्चर का समावेशन होता है। तो ये परिभाषा बहुत ही इनकी प्रसिद्ध है। तो इसी बेस पे इन्होंने बताया था कि संस्था का आरंभ जो है किसी एक अवधारणा या विचार से होता है, जो अनेक स्तरों से गुजरते हुए जब इस अवधारणा अथवा विचार को एक निश्चित संरचना मिल जाती तब इसी को संस्था का रूप स्वीकार कर लिया जाता है। तो देखिए, हमारा विचार है, फिर आदत है, फिर जनरीतियाँ हैं, फिर प्रथाएं हैं, यानी ये सभी हमारे सही हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या चलता है उसको हम देखते हैं। ये है, इसको हम देखते हैं। जो विचार, संस्था में संस्था का निर्माण कैसे होता है या विचार से संस्था तक उद्विकास का स्तर भी इसको कहते हैं। तो इसकी बात कौन करता है? सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि समनर कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, जैसे हम कहें विचार, सबसे पहले विचार आता है। तो विचार क्यों आता है, हम इसके बारे में बात करें तो किसी भी संस्था का विकास का पहला स्तर या किसी भी चीज़ को हम करने जाते हैं उसका जो पहला स्तर होता है वो किसी व्यक्ति के मन में एक उपयोगी विचार का पैदा होना माना गया है। मतलब कि व्यक्ति सबसे पहले उस कार्य करने के लिए उसको विचार विमर्श करता है कि इस कार्य को हम कैसे करें या ना करें, सही है या फिर गलत है। इस तरीके का व्यक्ति जो अपने मन में कॉन्सेप्ट लेता रहता है, विचार करता रहता है, उसी को समनर ने संस्था का पहला स्तर बताया है, यानी क्या? विचार। अब इसमें हमने पुनरावृत्ति क्यों लिखा? क्योंकि बार बार हमारे मन में वो चलता रहता है, ये सही है गलत है, हम उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब बार बार उसको हम दोहराते रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं, जिसको हम दोहराते रहते हैं। तो अगर हम कहें कि यह विचार जो है पुनरावृत्ति हो गई। दूसरा, ये पहला कॉन्सेप्ट रहा, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आदत है। जो विचार हैं हमारे, जो व्यवहारिक रूप से होते हैं, अगर वो विचार हमारे व्यवहारिक रूप से हमारे लिए या फिर औरों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति का क्या करता है कि बार बार उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जैसे हमने किसी को बहुत अच्छे से किसी से बात किया तो वो हमारा संबंध निर्माण करने में बहुत अच्छा साबित हुआ। तो हम किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो हम उसी व्यवहार को करेंगे ताकि हमारा व्यवहार जो है बहुत अच्छा रहे। तो इस तरीके से वो जब हमारा उपयोगी सिद्ध हो गया पहला, तो उसी को हम बार बार करते रहेंगे, उसी के अनुसार हम बार बार कार्य को करते रहेंगे, तो पुनरावृत्ति होती रही है। लेकिन इससे दूसरे स्तर पर, मतलब कि दूसरा स्तर हमारा आदत है। विचार व्यक्तिगत, अगर वही विचार जो है हमारा व्यक्तिगत यानी आदत में बदल जाता है, आदत मतलब क्या? हैबिट में बदल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया है? सामूहिक रूप से पुनरावृत्ति। क्या है हमारा? सामूहिक रूप से पुनरावृत्ति। तो हम कह सकते हैं कि विचार से, अगर हम कहें कि अब हम शुरू से थोड़ा कॉन्सेप्ट देखें कि तरह तरह के हित और सिद्धांत जुड़ जाते हैं और जो उपयोगी होते हैं, और फिर उपयोगी होने के कारण व्यवहार के उसी ढंग की जब हम सामूहिक रूप से पुनरावृत्ति होने लगती है, मतलब कि उसको सब लोग मानने लगते हैं, सबकी पुनरावृत्ति मतलब कि सबकी स्वीकृति मिलने लगती है, तब ये व्यवहार जो है, जो हम करते रहते हैं, व्यवहार करने का जो हमारा ढंग होता है, उसका जो रूप चेंज होता है उसको हम कहते हैं जनरीति। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, अब दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरीति कहते हैं। तो जनरीति जो है ये हमारा तीसरा रहा, जनरीति। इसमें हमने क्या ऐड किया है? अतीत के अनुभवों का समावेश।
जनरीति को क्या कहते हैं? फॉल्क वेज इसको कहते हैं। अब देखना कि अतीत के अनुभव के द्वारा जब हम उस जनरीति को अधिक उपयोगी समझने लगते हैं या फिर जो अतीत में हुआ उसके ही अकॉर्डिंग हम जनरीति को उपयोगी मानने लगे या फिर ये माना जाने लगे, तब इसका एक चौथा रूप निकल के आता है। क्योंकि क्या कह रहा है ना, अतीत के अनुभवों का समावेश पिछले मतलब इसके पीछे जो होता रहा है उसका अनुभव समावेश होते होते एक नए कॉन्सेप्ट को निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रथा। ये संस्था के विकास में चौथा स्तर हो जाएगा, प्रथा। अब हमने प्रथा में क्या ऐड किया है? समूह की स्वीकृति, समूह कल्याण की भावना। क्यों? देखना कि जब यहाँ पे समझा जाने लगा, चौथे स्तर पे क्या हुआ, जब जनरीति उपयोगी समझी जाने लगी अतीत को देखते हुए, अतीत के अनुभव को देखते हुए, तो उन्होंने किसका रूप लिया? प्रथा का रूप लिया। प्रथा को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कस्टम। कस्टम का रूप ले लिया। अब हम कहें कि व्यवहार का कोई भी ढंग या नियम जब एक प्रथा के रूप में विकसित हो जाता है तब उसे पूरे समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाने लगता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अतीत से जुड़ते जुड़ते, भले वो किसी भी प्रकार से जुड़ती आ रही है, अगर उन्होंने प्रथा का रूप ले लिया, प्रथा के रूप में वो बदल गई, तब व्यवहार का जो ढंग होता है, जो नियम होते हैं, उनमें जब एक प्रथा के रूप में वो विकसित हो गई हैं तो उसे समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझ, मतलब कि इससे जो है वो समूह का कल्याण होना ही होना है, उसके लिए ज़रूरी समझी जाने लगती है। तो प्रथा जो है वह एक अलग रूप ले लेती है। किसका? जिसको हम पांचवा कॉन्सेप्ट कहते हैं लोकाचार का। प्रथा भी बदल गई यहाँ पे, तब ये लोकाचार का रूप ले लेती है। अब लोकाचार के बारे में, लोकाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोरल्स भी कहते हैं लोग, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है लगभग दी क्या जाती है हम उसको देखते हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग दी जाती है लोकाचार की ऐसे रहती है, MORES ऐसे दी जाती है। तो अब इसके बारे में हम बात करें लोकाचार के बारे में। लोकाचार एक ऐसा सामाजिक नियम है जिसका पालन करना एक समूह के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक होता है ना। मतलब कि अब लोकाचार जो है, अगर हम एक वर्ड में कहें, एक सामाजिक नियम बन चुका है जिसको फॉलो करना, जिसको पालन करना समूह के सदस्यों के लिए आवश्यक हो गया है, उनको मानना ही मानना पड़ेगा। और यही एक कारण होता है कि लोकाचार का जो प्रभावी रूप होता है या इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उससे तरह तरह के उपनियम, सिद्धांत जो होते हैं संबंधित भी होते हैं, और इसी से ही लोकाचार का एक निश्चित ढांचा बन जाता है या कहें कि एक निश्चित संरचना बन जाती है। फिर किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, यानी अगर व्यक्ति इसके खिलाफ जाने का प्रयास करता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो अब हम कहें कि इसमें हमने जो लिया है, प्रथा के बाद हमने लोकाचार को लिया, लोकाचार के बाद हमने किसको लिया है? संस्था को लिया है। तो जब लोकाचार निश्चित ढांचा संरचना बन गई और इसे ना मानने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाने लगी है, तो हम कहें कि लोकाचार की ही यह सुपरिभाषित और निश्चित संरचना का रूप, निश्चित संरचना ही संस्था के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब इसके ही निश्चित नियमों की निश्चित संरचना को ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। तो अब हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहें कि व्यवहार के किसी ढंग से संबंधित एक सामान्य विचार जब व्यवहार के एक निश्चित नियमों के रूप में बदल जाता है, तब हम उसी नियम को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। इसके पहले हमने फिर से हम उसको दोहराएंगे कि हमने समनर की एक आपको परिभाषा बताई है। वो परिभाषा कौन सी? संस्था में एक अवधारणा, बहुत छोटी सी परिभाषा है ये। संस्था में एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट और एक संरचना का समावेश होता है। यानी हमने क्या कहा? शुरू में हमने विचार को ही लिया कॉन्सेप्ट, और लास्ट स्तर से जिससे संस्था निर्मित होती है वहाँ पे भी हमने यही कहा कि निश्चित नियमों की संरचना किसका निर्माण कर दी? संस्था की निर्माण कर दी। अब हम बात करें कि संस्था किसे कहते हैं, तो सबका रूप आप ले लो और कह दो किसे ही संस्था कहते हैं। व्यवहार के किसी ढंग से संबंधित एक सामान्य विचार
जब व्यवहार के एक निश्चित नियम के रूप में बदल जाता है, तब उसी नियम को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संस्था का विकास कैसे होता है या संस्था का निर्माण कैसे होता है। संस्था के निर्माण में समन्वय की अहम भूमिका है, जो संस्था के विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आप इसका क्रम भी बनता है, क्रम भी पूछा जाता है। पहले उसमें विचार, फिर आदत, फिर जनरीति, फिर प्रथा, फिर लोकाचार, फिर संस्था। इसका क्रम भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हम इसी पे इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद संस्था से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं उसकी वीडियो हम लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।